हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और सभी लोगों को सबसे पहले मैं बहुत सारी शुभकामनाएं। झारखंड पीसीएस मेंस आप लोग जो रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंटरव्यू साक्षात्कार के लिए अग्रिम शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा। ईश्वर करें आप मैक्सिमम अधिकतम लोग इसमें उपस्थित हों और उम्मीद है जो हर आईएएस से मेंस के जो क्लास किए हैं सभी टीचर जो थे, टीम अनुभवी शिक्षक लोगों का था। उम्मीद है आप मेंस में भी परफॉर्मेंस अच्छा ही किए होंगे। तो जीएस हो या ऑप्शनल हो, सभी जगह आपकी परफॉर्मेंस अच्छा रहा होगा। इसी उम्मीद में आप लोगों को अग्रिम रूप से कुछ गाइडेंस दिया जा रहा है इंटरव्यू के लिए। और इतना ही नहीं, जो हर आईएएस आप लोगों के लिए झारखंड के एग्जामिनी के लिए आप लोगों के लिए जल्दी ही एक मॉक इंटरव्यू भी कराएगा। तो जो हर आईएएस के प्लेटफॉर्म पर जो मॉक इंटरव्यू होगा उसमें विशेष रूप से आपको गाइड करने का हम लोग प्रयास करेंगे और जो भी कमियां होंगी उनको तराशने का आपको एक अनुभव मिलेगा, कमियां सुधारने का भी अवसर मिलेगा और इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और फाइनली सेलेक्ट भी होंगे। दरअसल देखा जाए दोस्तों तो इंटरव्यू साक्षात सिर्फ और सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है। सही मायने में देखा जाए साक्षात्कार जो होता है सिविल सर्विस आईएएस का हो या स्टेट पीसीएस का हो, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज का साक्षात्कार, सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं। आपको कितना ज्ञान है, कमीशन जो साक्षात्कार लेता है, इंटरव्यू लेता है, मात्र आपके नॉलेज, आपके ज्ञान, आपके ब्रिलियंसी का ही परीक्षा टेस्ट नहीं लेता है। ठीक है, जैसे इनके टेस्ट तो कमीशन आपसे ले ही चुका है। पीटी का एग्जाम लिया आपने, झारखंड पीसीएस पीटी दिया, फिर उसको आपने क्वालिफाई किया, ठीक, मेंस का एग्जाम दिए, उसको भी क्वालिफाई किए, फिर आप इंटरव्यू में पहुंच रहे हैं। यानी इंटरव्यू में जाने का मीनिंग हुआ कि आपके अंदर नॉलेज है। बहुविकल्पी प्रश्न से भी आपका टेस्ट लिया गया। इसी तरह से राइटिंग कैपेबिलिटीज कैसा है उसका भी टेस्ट लिया गया मेंस के द्वारा। यानी इसका मतलब है कि कमीशन आपके ज्ञान का, आपके नॉलेज का टेस्ट दो स्टेप पर ले चुका है। आपके राइटिंग में दम है कि नहीं, एक ऑफिसर की एबिलिटी, योग्यता जो राइटिंग से संबंधित है, आता है कि नहीं, उसका भी हो गया है। अर्थात इससे प्रूफ होता है एक और टेस्ट लिया जा रहा है। यानी दो टेस्ट जो लिए गए हैं, पीटी और मेंस, उसमें अच्छे ढंग से आपके पर्सनालिटी को परखने का अवसर बहुत अच्छे ढंग से नहीं मिला कमीशन को। हाँ, पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ बातें जनरल स्टडी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं पेपर सेटर के द्वारा मेंस में, जो सब्जेक्टिव राइटिंग करना है, जिसमें आपके विचार भी जानने के प्रयास किए जाते हैं। किसी भी मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, लेखन करना है, राइटिंग करना है। बट उतने हद तक क्लियर आपके पर्सनालिटी का टेस्ट उन प्रश्नों के माध्यम से नहीं होते। आपके विचार, आपके थिंकिंग क्या है, यह भी पर्सनालिटी का पार्ट है, हिस्सा है व्यक्तित्व का, लेकिन उतने अच्छे ढंग से परख नहीं हो पाया। इसलिए अच्छे ढंग से आपके पर्सनालिटी का भी परख कर ले आयोग, इसलिए एक और टेस्ट, एक और परीक्षा लेता है और वो होता है अंतिम स्टेप, साक्षात्कार इंटरव्यू। तो इसलिए मैं आप सभी को यह सलाह देना चाहूंगा कि ये जो व्यवस्था दिया गया है, कमीशन ने जो व्यवस्था दिया है, ये ध्यान दीजिएगा कि कमीशन जो व्यवस्था दिया है इंटरव्यू साक्षात्कार का, इसका मतलब ही हुआ कि यहां पर आपके कंप्लीटली व्यक्तित्व, पर्सनालिटी का टेस्ट होना है। इसलिए आप बोर्ड के समक्ष, आयोग में बोर्ड के समक्ष आपका पोजीशन क्या है, कैसे बैठे हैं, पोस्चर आपका कैसे है, उससे भी बहुत हद तक कमीशन को जानने का अवसर मिलता है। आप बातें जो कर रहे हैं वो किस प्रकार से, ऐसा तो नहीं है कि आपके बॉडी के मूवमेंट अननेसेसरी हो रहे हैं। अर्थात आप जहां बैठे हैं जिस चेयर पर, अननेसेसरी आपके बॉडी का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। बातें करते वक्त हाथें हिलाते हुए ये बातें करना बिल्कुल नहीं, ठीक है। और बैठे हैं तो क्या ऑफिसर जिनसे बातें कर रहे हैं, निगाहें आपके उनसे मिली हैं या किसी और की तरफ देख रहे हैं और बातें किसी और से कर रहे हैं। जो भी मेंबर क्वेश्चन पूछा, क्या उससे निगाहें मिलाकर बातें कर रहे हैं कि नहीं, इससे भी फर्क होगा। दूसरी चीज, किस तरह से बैठे हैं,
और किसी मुद्दे पर आपका विचार पूछा गया तो कितना पॉजिटिव या कितना निगेटिव, किस तरह के आपकी सोच, आपके विचार निकल कर आ रहे हैं, ये सभी बातें परखने का एक अच्छा अवसर देता है। इससे कमीशन के जो बोर्ड है वो आपको परख लेते हैं कि वास्तव में आपके एक ऑफिसर की पर्सनालिटी है कि नहीं। आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से ये विभिन्न तरह से आपकी जांच होती है। तो जनरली देखा जाए तो कमीशन जो इंटरव्यू में प्रश्न पूछते हैं, ऐसे ही मुद्दे को जनरली जो सामाजिक मुद्दे से रिलेटेड, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो जीएस से, अब जीएस का जानते ही होंगे, जीएस का स्कोप, इसका क्षेत्र देखा जाए तो बहुत ब्रॉड, बहुत व्यापक होता है, बहुत ज्यादा। तो बहुत सारी बातें हैं जो आप सोचे भी नहीं होंगे, बहुत सारी बात आपके नॉलेज संज्ञान में नहीं होगा, तत्कालिक आपके सामने आ गया तो ये नहीं कह सकते क्यों पूछा गया। सभी कुछ आता है, आपके व्यक्तित्व के टेक्स्ट से संबंधित, जनरल स्टडी से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो आपके सामने रखी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, जैसे आप रहने वाले झारखंड के जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वह डिस्ट्रिक्ट का कुछ विशेष ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, ऐतिहासिक महत्व है, और उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, इंटरव्यू देने गए तो चांसेस है वहां से ज्यादा प्रश्न उठ सकते हैं। और उन ऐतिहासिक महत्व पर, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, उसका इंपॉर्टेंस जो डिस्ट्रिक्ट का है, वो ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपने स्टडी अच्छे से नहीं किया, नई जानकारी है तो सोच लीजिए, फिर आपके लिए दिक्कत होगा। जैसा कि आप जानते होंगे, देवघर भोले शंकर का एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस है और बड़े श्रद्धा भक्ति को लेकर ऑल ओवर इंडिया से लोग पहुंचते हैं, बल्कि फॉरेनर भी पहुंचते हैं। माना कि आप उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप ही के डिस्ट्रिक्ट में प्लेस है और उससे बहुत अच्छी बातें, जानकारी नहीं रखते हैं, कथा कहानियों के माध्यम से या जैसे भी आपने नहीं सुना, जानकारी नहीं रखा, मुद्दा उठेगा, आपके लिए दिक्कत होगा। इसी प्रकार से बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, मिनरल्स, जो झारखंड में पाए जाते हैं, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत, और ये सब बातें आप नहीं जानकारी रखते हैं तो झारखंड पीसीएस का इंटरव्यू आप दे रहे हैं, ये आपके लिए दिक्कत पैदा करेगा। इसी प्रकार से भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में झारखंड के नेताओं का, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों का, झारखंड के लोगों का किस किस तरह से बढ़ चढ़ के भागीदारी, हिस्सेदारी थी, ये इन पर भी अच्छा स्टडी होना चाहिए। ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने बताया, उस पर भी, वहां जो खनिज पदार्थ एटसेट्रा बताया, उस पर भी अच्छे से स्टडी, इंडस्ट्रियल जो वहां की हालात स्थिति है, कहां पर कैसे, उनकी भी जानकारी। इसी प्रकार से देखा जाए तो और भी बहुत सारे साक्ष्यगत जो इतिहास से संबंधित है, आपको जानकारी होना चाहिए। अब रही बात, ये तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और बहुत सारे और बातें हुई जो एजुकेशन के क्षेत्र में उनके कंट्रीब्यूशन, योगदान है, कुछ विशेष अचीवमेंट, उपलब्धि, उन पर भी आपको ध्यान देना है। वहां के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वहां के कुछ इस तरह की हस्तियां जो देश में एक बड़ा नाम रहा। इसी प्रकार से देखा जाए तो झारखंड की पॉलिटिकल हिस्ट्री कैसी रही, राजनीतिक इतिहास। झारखंड आप सभी जानते होंगे 2000 में सेपरेट हुआ बिहार से, तो 2000 में जो अलग राज्य बना, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये तीनों राज्य नवंबर 2000 में अलग हुए, सेपरेट हुए अपने अपने कुछ राज्यों से, जैसे झारखंड बिहार से, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से। तो जो भी ये अलग हुए, उसके बाद वहां की व्यवस्था कैसी कैसी रही, वहां की एग्रीकल्चर में भी कुछ इस तरह से उत्पादन, कुछ ऐसे क्रॉप्स, कुछ ऐसे फसल जो अन्य राज्यों के तुलना में वहां उसकी पहचान है, जाने जाते हैं। जैसे मिनरल्स के मामले में मैंने कहा जाना जाता है वो राज्य, उसी तरह से कुछ ऐसे खाद्यान्न, कुछ इस तरह के क्राफ्ट फसल जो विशेष रूप से झारखंड का पहचान है, जाना जाता हो, उस पर भी, वहां की एग्रीकल्चर, कृषि पर भी आपका ध्यान होना चाहिए, आपकी एक अच्छी जानकारी होना चाहिए। ये रहा इंटरव्यू देने, आप झारखंड पीसीएस का देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इन सभी मुद्दे पर आपको ध्यान देना है। बट दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, जैसा कि आप यहां पर आते ही समझ गए होंगे, मैं स्पेशली पॉलिटी से संबंधित बातें बताऊंगा, क्योंकि क्लास भी जो मैंने आपका लिया था पीसीएस मेंस का, पॉलिटी मैंने टीच किया था। तो इसी प्रकार से उसके बाद भी जो मेंस के आपके पेपर्स थे, मैंने पॉलिटी का ही सेक्शन
आपका जवाब दिया, एक्सप्लेन किया। जो भी सब्जेक्टिव थे, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन थे, बहुविकल्पी, इन सभी का। इसलिए यहां पर कैमरे के सामने आते ही आप समझ गए होंगे, वीडियो देखकर समझ जाएंगे मेरा फेस, कि पॉलिटी से संबंधित विशेष रूप से बताएंगे। जैसा कि जानते होंगे, साक्षात्कार में विशेष रूप से इन सेक्शन का ज्यादा ही रोल होता है, इकोनॉमी एंड पॉलिटी, क्योंकि समाज का, कंट्री का एंड कोई भी स्टेट का डायरेक्ट रिलेशन इन क्षेत्रों से होता है, इकोनॉमी, पॉलिटी। आए दिन कभी न कभी समाज का संबंध, वहां का शासन तंत्र का संबंध इनसे रिलेटेड होता है। तो इसलिए पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन है कि अक्सर चर्चा हो ही जाता है। जैसा कि अभी देखे हैं, चुनाव हुआ है, तो चुनावी मुद्दे को लेकर भी माना कि कोई मेंबर क्वेश्चन पूछ डाला, कुछ भी, जैसे पूछ दिया कि प्रेजेंट टाइम में भारत में नेशनल पार्टी कितने हैं, ठीक है, स्टेट पार्टी कितने हैं, और पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, इत्यादि इत्यादि, ये प्रश्न आ गए। अब इसी प्रकार से कितने टाइप के हैं, तो आपको जवाब देने। राजनीतिक मुद्दा है, बहुत सारी घटनाएं राजनीतिक है, झारखंड से रिलेटेड, नेताओं से संबंधित, वहां की राजनीतिक जो गतिविधियां उनसे संबंधित। तो इस तरह से राजनीति एक ऐसा विषय है, या एक कहेंगे उन्हीं से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा विषय है, कॉन्स्टिट्यूशन, जिनसे संबंधित क्वेश्चन उठते रहते हैं। देखिए, समय समय से न्यायालय के जो निर्णय हैं और निर्णय जो आते हैं और उनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जाहिर सी बात है, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की चीज है, तो बहुत व्यापक इसका क्षेत्र होते हैं, क्वेश्चन उठते ही रहते हैं। तो आइए, आज मैं पॉलिटी टीचर के रूप में इंटरव्यू साक्षात्कार से रिलेटेड मैं कुछ बातें और आपको बताना चाहूंगा, कुछ चर्चा करना चाहूंगा, और यही मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, कैसे विषय चर्चा में आएंगे। थोड़ा सा कुछ मुद्दे पर चर्चा कर लिया जाए। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे जानते होंगे, हमारा एक पड़ोसी है पाकिस्तान, और पाकिस्तान जो है कट्टर दुश्मन है भारत का लंबे समय से, जैसा कि आप जानते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया कि एक पाकिस्तानी जो अदनान सामी था, उसको भारत सरकार ने नागरिकता दिया, क्या ये पूरी तरह से पॉलिटिकल था, एक विशेष वर्ग का वोट लेना, या कॉन्स्टिट्यूशनल भी प्रोविजन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? क्या अदनान सामी को नागरिकता दिया जाना भारतीय संविधान के अनुसार रीजनेबल, उचित है या नहीं, या फुल्ली पॉलिटिकल था? इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी सरकार ने अदनान सामी को नागरिकता दिया। जवाब कैसे देंगे, समझिएगा। भारतीय संविधान में नागरिकता प्रदान करने के लिए, या कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए कुछ मेथड है। नंबर फर्स्ट होता है बाय बर्थ, जन्म के आधार पर या जन्म के द्वारा। नंबर सेकंड बाय डिसेंट या वंशक्रम द्वारा। नंबर थर्ड होता है बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण द्वारा। इसी प्रकार से नेक्स्ट होता है देशीकरण द्वारा, बाय नेचुरलाइजेशन। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट फिफ्थ मेथड होता है, वो होता है बाय इनकॉर्पोरेशन, क्षेत्र समाविष्टि या क्षेत्र समामेलित करने द्वारा। यानी भारत सरकार किसी क्षेत्र को समामेलित कर लेती है, तो उस क्षेत्र में जो भी व्यक्ति होंगे उनके नागरिकता की व्यवस्था इसमें दी गई, ठीक है। तो इस पर अब बताइए इस प्रकार से कि नागरिकता प्रदान करने के 5 तरीके हैं, लेकिन चौथा जो तरीका है बाय नेचुरलाइजेशन, वो व्यवस्था दिया गया। बाय रजिस्ट्रेशन में व्यवस्था दिया गया तीसरे में, उन्हीं लोगों के लिए जो या तो भारत से बहुत क्लोज रिश्ते हों या मीडियम, एनिमी, दुश्मन न हो, तो उनको क्या कहेंगे, या तो क्लोज हो या मीडियम, इन दोनों को मिलाकर कहेंगे गुड रिलेशन, अच्छा संबंध। तो ऐसे किसी देश से कोई नागरिक है और भारतीय नागरिकता चाहता है, उन्हीं के लिए बाय रजिस्ट्रेशन व्यवस्था है, ठीक है। अच्छे संबंध, या तो क्लोज हो संबंध या मीडियम हो, एनिमी ना हो। लेकिन क्वेश्चन यह है पाकिस्तानी को, यानी पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, फिर उसको नागरिकता कैसे? बाय नेचुरलाइजेशन, देशीकरण द्वारा जो नागरिकता है, ये ऐसे व्यक्तियों के लिए व्यवस्था किया गया है, ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता की बात की गई है जो एनिमी, दुश्मन देश का भी हो, उनके लिए भी।
तो दुश्मन देश के व्यक्तियों को नागरिकता देने की जो बात की गई है, दुश्मन देश के नागरिकों को भारतीय नागरिकता देने की जो बात की गई है, ये बाई रजिस्ट्रेशन नहीं है, बाई नेचुरलाइजेशन, देशीकरण द्वारा नागरिकता की व्यवस्था की है। और इसमें बड़े टफ टर्म कंडीशन रखेंगे। नंबर फर्स्ट कंडीशन क्या रखा गया है? नंबर फर्स्ट कंडीशन रखा गया है कि वह किसी ऐसे देश का व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो भारतीयों को ये सुविधाएं नहीं देता। अगर वो नहीं देता तो आपके संविधान में व्यवस्था है टिट फॉर टैट, यहां भी नहीं। नेक्स्ट, उसने जो नागरिकता, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का एप्लीकेशन दिया, उसमें व्यवस्था होना चाहिए क्या जैसे रजिस्टर्ड होते हैं उसके एप्लीकेशन भारतीय नागरिकता के लिए, उसने अपनी भारतीय नागरिकता को त्यागना होगा। बहुत टफ कंडीशन है। नेक्स्ट, जिस डेट को एप्लीकेशन दे रहा है उससे 12 महीना पहले से भारत में रहना होगा। और नेक्स्ट, उसका कैरेक्टर गुड हो, अच्छा चरित्र हो। बहुत ही टफ कंडीशन दिए गए, लेकिन इन सभी के बाद आपका संविधान एक ऐसा संविधान है जो एक्सेप्शन अपवाद का भी व्यवस्था दिया है। और एक्सेप्शन अपवाद की जो बात की गई है इस तरह से, यहां पर अपवाद जो दिया गया है, अपवाद यानी एक्सेप्शन, वो इस प्रकार से एक्सेप्शन अपवाद जो दिया गया है, वो दिया गया है कि कोई व्यक्ति एनिमी कंट्री का ही क्यों ना, दुश्मन देश का ही, लेकिन अगर कुछ विशेष फील्ड से आता हो तो उसके लिए कोई इंक्वायरी, कोई जांच नहीं, पूरे सम्मान से भारत सरकार उन्हें नागरिकता प्राप्त करेगी। कुछ विशेष क्षेत्र डिसाइड है। विशेष क्षेत्र क्या? जैसे नंबर फर्स्ट लिटरेचर, साहित्य, यानी विश्व के किसी भी देश का हो, साहित्य के क्षेत्र में उसने बहुत कुछ कर दिखाया, बड़ा काम किया है दुनिया के लिए, बस उनके लिए व्यवस्था। इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया गया है विश्व शांति, वर्ल्ड पीस। तो विश्व शांति, वर्ल्ड पीस के लिए, दुनिया के लिए एक बड़ा काम किया हो, विश्व शांति के लिए, उनके लिए भी व्यवस्था। ठीक है। इसी प्रकार से देखा जाए तो आर्ट कला के क्षेत्र में, तो आर्ट कला के क्षेत्र में बड़ा काम किया है, यानी बड़ा कलाकार है। तो भी आप जानते होंगे अदनान सामी एक पाकिस्तानी नागरिक जरूर, बट एक्सेप्शनल केस में आ गए क्योंकि अदनान सामी एक बहुत बड़े कलाकार, इसलिए इसी एक्सेप्शन में आते हैं। और इसी कारण से भारत सरकार ने उन्हें नागरिकता दिया, यानी भारत सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा उन्हें नागरिकता दिया जाना कहीं से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, गैर संवैधानिक नहीं है। ये हमारे संविधान में एक्सेप्शनल अपवाद के रूप में व्यवस्था दिया गया। कुछ और भी ग्राउंड है, जैसे फिलॉसफी के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा नाम, वर्ल्ड के लिए एक बड़े फिलॉसफर, दर्शन के रूप में बहुत बड़ा काम किया। इसी प्रकार से देखा जाए तो नेक्स्ट है ह्यूमन प्रोग्रेस, मानवीय प्रगति। तो ह्यूमन प्रोग्रेस, मानवीय प्रगति के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। जैसे ह्यूमन प्रोग्रेस के रूप में देखा जाए, भारत में मदर टेरेसा जी थी, कोई फ्रेंड कंट्री की नहीं थी, बट पूरे सम्मान से भारत सरकार ने नागरिकता दिया। आखिर क्यों? मदर टेरेसा एक ऐसी महिला थी जो मानवीय प्रगति के लिए, मानवीय संवेदना को मतलब दिल से लेती थी, मानवीय संवेदना को ये अनुभव करती थी, अनुभूति करती थी। और कई जगह देखा गया कि मानवीय प्रगति के लिए लगातार काम करती रही। कई बार देखा गया उनके लाइफ में कि भारत में कहीं कैंप लगा है, शिविर लगा है लेप्रोसी के पेशेंट का, कोढ़ियों के मरीजों का, डॉक्टर अनेक तरह के ग्लव्स परिधान पहन के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन मदर पहुंचती थी टेरेसा जी तो पूरे तन मन से, कोई एक्स्ट्रा ड्रेस नहीं, और पूरे तन मन से उनकी सफाई दफाई। ये देख करके डॉक्टर के स्टेटमेंट आते थे कि लगता है मदर टेरेसा एक ऑर्डिनरी सामान्य महिला नहीं, ईश्वर के रूप है। तो इस तरह से मानवता के लिए, ह्यूमन प्रोग्रेस, मानवीय प्रगति के लिए लगातार काम करती नहीं, अपना जीवन इसी में दे डाले। इसी प्रकार से देखा जाए तो नेक्स्ट साइंस, विज्ञान के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा काम किया हो, यानी दुनिया का माना जाना साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े इन्वेंशन दुनिया के लिए किया हो, ऐसे शख्स को भी पूरे सम्मान से नागरिकता, भले ही एनिमी कंट्री का हो। तो यह मत समझिएगा कि एनिमी कंट्री है पाकिस्तान और उस देश के नागरिक को, एक पाकिस्तानी को भारतीय नागरिकता दिया जाना गैर संवैधानिक है, सिर्फ पॉलिटिकल ये ऐसा किया गया, बिल्कुल नहीं। हमारे संविधान में एक्सेप्शनल व्यवस्था दिया गया है,
एक कला के क्षेत्र में, और अदनान सामी जी एक कलाकार थे, कलाकार हैं जाने माने, इसलिए ये व्यवस्था दिया जाना एक्सेप्शनल जो इसमें दिया गया है बिल्कुल उचित है, राइट है। क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं, कुछ और मुद्दे पर हम डिस्कस करें। इसी प्रकार से देखा जाए तो कुछ और बातें इस प्रकार से, जैसे आपसे पूछा गया, इस समय बड़ा चर्चित एक मुद्दा है, और एक मुद्दा जो बहुत चर्चित है इस समय, आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत जो चर्चित है, ये क्या है? हिजाब। काफी चर्चा में है इस समय हिजाब। तो आपसे अगर पूछा गया, हिजाब को लेकर कि हिजाब के बारे में आपका क्या विचार है, आपसे क्वेश्चन किया गया हिजाब के बारे में क्या आपका विचार है। जैसा कि हाईकोर्ट निर्णय दे चुके हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शिक्षण संस्था में हिजाब या कोई भी इस तरह से किसी धर्म से संबंधित ड्रेस पहनकर स्पेशली शिक्षण संस्था में ये अवसर, ये मान्यता नहीं देनी चाहिए। ये कोर्ट का डिसीजन है। एज एग्जामिनी आपसे पूछा गया, आपका क्या विचार है? क्या इस तरह के सरकारों को एक्शन लेना चाहिए, शिक्षण संस्थाओं में हिजाब को बैन लगाना चाहिए, या धार्मिक स्वतंत्रता जो दलील दे रहे हैं कुछ विशेष धर्म के लोग, जैसे मुस्लिम धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के मौलवी या उनके धर्मगुरु दलील दे रहे हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता है, और धार्मिक स्वतंत्रता हमारे देश के संविधान में है, तो इसलिए मुस्लिम धर्म से संबंधित है ये परिधान, ये ड्रेस, हिजाब, इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता में किसी तरह से रोक टोक नहीं, और धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है कि अपने धर्म से संबंधित कुछ भी वस्त्र पहन के स्कूल कॉलेज जा सकते हैं, उनका ये दलील है। तो कमीशन अगर आपसे इंटरव्यू के समय, साक्षात्कार के समय आपसे क्वेश्चन किया, आपका क्या विचार है? ठीक। एक दलील और भी दिए गए हैं मुस्लिम धर्म के तरफ से, जैसे ओवैसी जी उत्तर प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के इलेक्शन में इन्होंने बोला था कि स्कूल में अगर सिख पगड़ी और भी जो उनका रूपरेखा है वो धार्मिक धारण करके जा सकते हैं, पगड़ी इत्यादि, तो मुस्लिम क्यों नहीं हिजाब पहन के, मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहन के क्यों नहीं? तो इस तरह से अगर कमीशन आपसे क्वेश्चन किया गया, कमीशन के द्वारा क्वेश्चन किया गया, आपका जवाब क्या होगा? प्यारे बच्चों, आप जवाब दीजिएगा कि जैसे दलील दिया गया सिख लोगों को, सिख धर्म से संबंधित माना गया है, सिर पर केस, केस में कंघा, कड़े लोहे का हाथ, कक्ष और कृपाण कमर में 5 चिन्ह के साथ। हमारा संविधान सिख धर्म से जुड़ा हुआ जो ये पहचान है, संविधान इनको मान्यता देता है। और कोई भी सिख अगर पगड़ी के साथ या और भी धार्मिक उनका जो पहनावा है उसके साथ अगर स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रवेश करता है, जाता है, तो ये कहिए उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने महत्व दिया है, और उनका ये ड्रेस, पगड़ी इत्यादि कहीं से भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर ने उन्हें दिया है अवसर, लेकिन किसी भी आर्टिकल में यह बात मेंशन नहीं है सिख के अतिरिक्त अन्यों के लिए, यानी क्रिश्चियन हो, पारसी हो, यहूदी हो, या इसी तरह से हिंदू या मुस्लिम, यानी अदर रिलीजन के लिए, अन्य धर्मों के लिए धर्म से संबंधित स्पेशली जो परिधान है, जो पहनावा है, जो भी उनको धारण करके, और विशेष रूप से शिक्षण संस्था अन्य कहीं भी जाना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। इसलिए हिजाब को सिखों के जो परिधान है, पगड़ी इत्यादि, और उनसे कंपेयर करना कि जब वे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शिक्षण संस्था में पगड़ी के साथ जा सकते हैं, तो मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहन करके क्यों नहीं जा सकती? ये पूरी तरह से अन्यथा है। इस तरह के तर्क देना गैर तार्किक है, ऐसे विचार देना, और जवाब आपको यही देना है कि सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अपने ड्रेस कोड, अपने एक मानदंड होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, तो उनको मेंटेन रखना, उनको बनाए रखना जरूरी है। इंस्टीट्यूशन के क्वालिटी, इंस्टीट्यूशन के जो मानदंड है उनको बनाए रखना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, ड्रेस कोड के मामले में या जैसे भी हो,
ये डिसिप्लिन, उनके जो अपने तौर तरीके हैं उनको सम्मान करना उचित है। किसी भी तरह से हिजाब पहन करके और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह में जाना कहीं से भी उचित नहीं है। और न्यायपालिका जो ऑर्डर दिया है बिल्कुल सम्माननीय है। माननीय न्यायालय का यह निर्णय बिल्कुल सम्मान के योग्य है, उचित है। और सरकारों को भी, सभी राज्यों की सरकारों, झारखंड राज्य की सरकार को भी, केंद्र को, सभी राज्यों को, सरकारों को इस पर बैन लगाना चाहिए, पूरी तरह रोक लगाना चाहिए। शिक्षण संस्था की अपनी गरिमा मेंटेन रखना चाहिए, यही उचित है। हिजाब को पहन करके स्कूल जाना ये कहीं से भी इनको उचित नहीं मानना चाहिए, इनको अवसर नहीं देना चाहिए। ठीक है, यही जवाब उचित है। आइए इसी प्रकार से कुछ और मुद्दे हम लाए हैं आपके एग्जाम से संबंधित, उन पर हम लोग बातें करेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन किया गया कि इच्छा मृत्यु पर आपका क्या विचार है, यूथनेसिया बच्चों, तो आपसे अगर ये क्वेश्चन किया गया इच्छा मृत्यु पर आपका क्या विचार है, ये इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु आप इंग्लिश में कहते हैं यूथनेसिया, ये क्या है? आज हमारे देश में इच्छा मृत्यु से संबंधित अपने इच्छा से मरने की जो बात की गई है, तो क्या हमारा संविधान, हमारे न्यायालय के द्वारा आए हुए निर्णयों के द्वारा क्या यह अधिकार हमारे देश में रहने वाले लोगों को प्राप्त है? अपने मर्जी, अपने इच्छा से मरने का अधिकार है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जवाब कैसे देना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, भारतीय संविधान का ये आर्टिकल है, अनुच्छेद है, आर्टिकल है 21। इसमें व्यवस्था दिया गया है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इसी अनुच्छेद। और जीवन जीने के अधिकार की जो बात की गई है, यानी इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में समय समय से केस जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार केस गया था गोपालन बनाम मद्रास राज्य। गोपालन के केस में सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय दिया और निर्णय दिया कि यह जीवन जीने का जो अधिकार है यह सिर्फ एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के अगेंस्ट है, यानी लेजिस्लेचर। इसका मतलब हुआ कि लेजिस्लेचर मनमाना कानून बनाकर किसी व्यक्ति को, भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति को जीवन जीने के अधिकार को छीन सकती है। कई साल बीत गए, हमारे समाज में निर्णय आने के बाद बड़ा चर्चा का विषय बना। कई साल बीत गए, उसी सुप्रीम कोर्ट में फिर एक केस गया, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। तो यह केस गया था मेनका गांधी बनाम भारत संघ, बनाम भारत संघ। मेनका गांधी वर्सेस इंडिया यूनियन, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन चेंज करके दिया, पुराने डिसीजन को कैंसिल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट अंडर दिस केस निर्णय दिया कि ये जो जीवन जीने का अधिकार है सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के विरुद्ध नहीं, सिर्फ कार्यपालिका के अगेंस्ट नहीं, बल्कि लेजिस्लेचर, विधानमंडल, संसद के भी अगेंस्ट है। इसका सही मायने में डिसीजन का एक्सप्लेनेटरी देखा जाए तो इस तरह से था, यानी इसमें निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट कि पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, विधानमंडल मनमाना कानून बना करके भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति को जीवन जीने के अधिकार को नहीं छीन सकती। न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट जो लॉ मेकिंग करेगी वो रीजनेबल होना चाहिए, युक्ति युक्त होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। मनमाना कानून बनाकर भारत में रहने वाले व्यक्तियों को जीवन जीने के अधिकार से नहीं छीन सकती। और इसको लेकर के और भी डिस्प्यूट, और भी केस बने, सुप्रीम कोर्ट में गए। केस गया था पी रत्नाम वर्सेज इंडिया यूनियन, पी रत्नाम बनाम भारत संघ। और एक और केस गया श्रीपति दुब्बल वर्सेज महाराष्ट्र स्टेट। तो श्रीपति दुब्बल वर्सेज महाराष्ट्र स्टेट 1987 का केस, और पी रत्नाम वर्सेज इंडिया यूनियन ये 1994 का केस, 1994। दोनों केसेज में सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेड डिसीजन दिया, एक ही निर्णय। सुप्रीम कोर्ट निर्णय क्या दिया? सुप्रीम कोर्ट निर्णय दिया था कि भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति को जीवन जीने के अधिकार के साथ साथ
मरने का भी अधिकार होगा, जब चाहे मर सकता है। ये दोनों में 1987 श्रीपति दुब्बल के केस में, फिर नाम जो 94 में निर्णय आया, इसमें भी सेम निर्णय रिपीटेड, दोनों में निर्णय। फिर से सुनिएगा, भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति को जीवन जीने के साथ साथ मरने का भी अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट कुछ और बातें कहा। सुप्रीम कोर्ट ने और निर्णय में दिया कि आईपीसी सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में दिया कि ये आईपीसी का सेक्शन है, आईपीसी का सेक्शन है 309। आईपीसी आप लोग समझ ही रहे होंगे, इंडियन पेनल कोड। तो इंडियन पेनल कोड का एक सेक्शन है 309, भारतीय दंड संहिता, आप इसे हिंदी में कहेंगे। तो भारतीय दंड संहिता का एक धारा, एक सेक्शन है 309। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति सुसाइड, आत्महत्या का प्रयास करता है तो वह क्राइम, अपराध माना जाएगा। आईपीसी का, इंडियन पेनल कोड का, भारतीय दंड संहिता का धारा है 309। उसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत में सुसाइड, आत्महत्या का प्रयास करता है तो वह क्राइम, अपराध माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट श्रीपति दुब्बल का केस और पी रतिनाम का केस, दोनों केस में डिसीजन दिया था कि भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति को जीने के साथ साथ मरने का भी अधिकार है। और आईपीसी के सेक्शन 309 में सुसाइड, आत्महत्या के प्रयास को जो क्राइम माना गया है, ये कंप्लीटली, पूरी तरह से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी के सेक्शन 309 में जो आत्महत्या के प्रयास को गैर संवैधानिक माना गया है, गैर संवैधानिक माना सुप्रीम कोर्ट। आईपीसी के सेक्शन 309 में जो आत्महत्या के प्रयास को उसने माना कि गैर संवैधानिक है। ठीक है, गैर संवैधानिक, आत्महत्या का कोई प्रयास करता है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा, यानी मरने का अधिकार, इसने माना सुप्रीम कोर्ट। कई साल बीत गए, उसी सुप्रीम कोर्ट में कई साल क्या, बल्कि 3 साल। 94 का ये डिसीजन, 1987 और 1994 रिपीटेड आया डिसीजन। आफ्टर 3 इयर्स, 94 के बाद 3 इयर्स, 1997 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया, और ये केस था ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का केस 1997 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब स्टेट। इसमें सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय दिया कि भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ जीने का अधिकार होगा, मरने का अधिकार नहीं होगा। और इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 309 में, जिसमें सुसाइड, आत्महत्या के प्रयास को क्राइम माना गया है, अपराध माना गया है, न्यायपालिका ने माना है ये पूरी तरह से कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल है, पूर्णतः संवैधानिक है। फिर से इस निर्णय को सुनिए। ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब स्टेट केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया कि भारत में रहने वाले व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ जीने का अधिकार होगा, मरने का अधिकार नहीं होगा। और आईपीसी के सेक्शन 309 में सुसाइड, आत्महत्या के प्रयास को जो क्राइम माना गया है, ये कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल है, पूरी तरह से संवैधानिक है। यानी इसके पहले श्रीपति दुग्गल और पी रतिनाम के केस में जो मरने का अधिकार मिला था, उन डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, खारिज कर दिया, रद्द कर दिया, और एक न्यू डिसीजन। तो एक बड़ी सांस लेने की बात आई, बड़ी राहत की बात आई हम देशवासियों को। न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय था, सिर्फ जीने का अधिकार, मरने का अधिकार नहीं। प्यारे बच्चों, अभी कुछ बातें और बताना जरूरी है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अभी भी केस गए, और उन केसेज में सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया। किस तरह से क्लैरिफाई किया? सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में दिया यूथनेशिया के मामले में क्लासिफाई करके। तो सर्वोच्च न्यायालय क्लासिफाई किया 2 टाइप्स यूथनेशिया, 2 प्रकार का यूथनेशिया, एक पैसिव यूथनेशिया और नेक्स्ट एक्टिव यूथनेशिया। तो एक पैसिव यूथनेशिया और सेकेंड एक्टिव यूथनेशिया। पैसिव में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने माना कि इस तरह का कोई पर्सन जो बहुत सीरियस
डिजीज बीमारी उसको है और किसी यंत्र के बल पर उसकी जीवन कहानी चल रही है, उसकी लाइफ यंत्र के बल पर, यंत्र के बल पर जीवन चलने से मतलब मीनिंग हुआ जैसे हार्ट का कोई पेशेंट है, पेस मेकर लगा है और पेस मेकर के सहारे उसकी लाइफ चल रही। कोई किडनी का पेशेंट है, क्रॉनिक डायलिसिस के बल पर यंत्र के सहारे उसकी लाइफ चल रही। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार, भयंकर, वेंटिलेटर के बल पर उसकी जीवन चल रही है। यह है यंत्र के सहारे जीवन। यानी इतना सीरियस कंडीशन है कि यंत्र से हटा दिया गया तो उसकी जीवन कहानी खत्म हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और एक्टिव यूथनेसिया में कौन? ऐसा कोई पेशेंट जो क्रॉनिक पेशेंट है, गंभीर बीमारी है, मेडिसिन के बल पर चल रहा है। माना कि 3 टाइम्स मेडिसिन डेली खाने हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। अगर एक टाइम भी मेडिसिन रोक दिया गया तो उसके डेथ हो सकते हैं, हालत बिगड़ जाएंगे। यानी उसकी जीवन चल रहा है मेडिसिन पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना मेडिसिन के बल पर जो जीवन चल रहा है, ऐसे पेशेंट को इच्छा से मरने का राइट नहीं होगा, यूथनेशिया की सुविधा नहीं दी गई। बट ऐसा पेशेंट जो किसी यंत्र के बल पर जीवन चल रहा है, वह अगर अपने मर्जी, अपने इच्छा से मरना चाहता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में दिया कि यंत्र से हटा दिया जाएगा और बस अपनी इच्छा से वो मर सकता है। तो पैसिव यूथनेशिया के केस में उनको मरने का अवसर दिया गया, एक्टिव में नहीं। अब समझ गए होंगे। तो इस तरह से प्रेजेंटली ये व्यवस्था है। एक बात और बता दूं, एक जैन धर्म से संबंधित भी मामला था। आप सभी जानते होंगे, हम हिंदू धर्म के लोग, नवरात्रि करीब आ रहा है। नवरात्रि में 9 दिन का व्रत बहुत सारे निष्ठावान, आस्थावान हिंदू जो होते हैं, जो मां दुर्गे में आस्था रखते हैं, 9 दिन का व्रत रखते हैं, फलाहार, अन्न नहीं खाते। उसी प्रकार से जो उपवास करते हैं 9 दिन का, उसी तरह से जैन धर्म के लोगों का एक विशेष ऐसा ही अवसर होता है, संथारा। उसमें वो लोग भी उपवास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जैन धर्म से संबंधित संथारा के मामले में निर्णय दिया कि अगर संथारा में कोई जैन धर्म का फॉलोअर, अनुयायी या जैन धर्म का कोई गुरु जो भी संथारा में उपवास कर रहा है, अगर उपवास के ड्यूरेशन में, उपवास के दौरान उसका मृत्यु हो जाता है तो आईपीसी के सेक्शन 309 इसको क्राइम नहीं माना जाएगा। लेकिन आप ध्यान देंगे, सिर्फ जैन धर्म। अगर पूछा गया क्या सभी धर्मों के लिए यह अवसर है, जैसे मुस्लिम भी, वो भी उपवास करते हैं लंबे समय तक, उनका एक रोजा का विशेष प्रोग्राम आता है, एक फेस्टिवल उनका भी, उनके लिए नहीं। क्रिश्चियन भी करते होंगे, उनके लिए भी कोई फेस्टिवल होगा। हिंदू तो करते ही हैं, मुस्लिम, हिंदू, सिख, फारसी, ईसाई, विभिन्न धर्मों में इस तरह की व्यवस्था है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये बौद्ध के लिए नहीं किया, सिख के लिए नहीं, हिंदू के लिए नहीं, पारसी के लिए नहीं, क्रिश्चियन के लिए नहीं। किसके लिए ऑर्डर है? सिर्फ जैन। और ये भी नहीं कि ऑलवेज इन एवरी कंडीशन, हर परिस्थिति में नहीं, ये भी ध्यान रखना है, संथारा। अब समझ गए। तो इस प्रकार से जो इच्छा मृत्यु को लेकर, यूथनेशिया को लेकर बातें थी, बहुत कुछ क्लियर हुआ, आप समझ रहे होंगे। कुछ और बातें हम लोग करेंगे और कुछ और इसी तरह से हम प्रश्न आपके सामने रखना है। तो कुछ और है, आपसे अगर प्रश्न यह पूछा गया कि झारखंड राज्य में निवारक निरोध कानून, ये कानून है निवारक निरोध कानून, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, निवारक निरोध कानून। तो माना कि कमीशन ने आप लोगों से क्वेश्चन किया, आप झारखंड पेशियस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कमीशन आपसे क्वेश्चन किया कि झारखंड राज्य में, झारखंड राज्य के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ की प्रासंगिकता पर अपने विचार दीजिए। यानी झारखंड राज्य में मान लीजिए कभी भी वहां पर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, निवारक निरोध कानून बना, तो वहां के लिए क्या महत्व है, या पूरे भारत के लिए है, या पर्टिकुलर
स्टेट के लिए, सभी के लिए अगर है झारखंड में, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, निवारक निरोध कानून की रिलेवेंसी, प्रासंगिकता पर अपने विचार दी। क्या रिलेवेंसी है? आखिर माना कि झारखंड राज्य में प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, निवारक निरोध कानून आया, तो ऑलरेडी वहां पर कानून कोई होगा, फिर आखिर वहां की सरकार इस कानून को क्यों लाई, क्यों जरूरत पड़ा? आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा गया, जवाब क्या देंगे? दरअसल सीधे से ये बताइए कि नॉर्मल लॉ जो होते हैं, उस नॉर्मल लॉ के अंडर व्यवस्था है कि प्रशासन किसी व्यक्ति को डाउट के बेसिस पर अगर अरेस्ट करती है, संदेह के आधार पर गिरफ्तार करती है, तो मैक्सिमम कितना करेगी? 24 आवर्स, इससे ज्यादा नहीं। यानी किसी भी व्यक्ति पर डाउट है कि यह व्यक्ति एक बड़ा टेररिस्ट होगा, यह व्यक्ति एक बड़ा क्रिमिनल होगा और हमारे समाज की सिक्योरिटी को खतरे में डाल देगा, हमारे समाज के सिक्योरिटी के लिए बड़ी समस्या होगा, बहुत बड़ा टेररिस्ट, बहुत बड़ा मर्डर होगा, डाउट है। तो डाउट के बेसिस पर अगर पुलिस ने अरेस्ट किया, तो ऐसे परिस्थिति में अंडर आर्टिकल 22, ऐसे परिस्थिति में इनके लिए व्यवस्था दिया गया है, अंडर आर्टिकल 22 व्यवस्था दिया गया कि उस व्यक्ति को अगर पुलिस प्रशासन, झारखंड की पुलिस अरेस्ट करती है, गिरफ्तार करती है, तो डाउट के बेसिस पर गिरफ्तार की है, ये बड़ा टेररिस्ट होगा, ये बड़ा क्रिमिनल, हत्यारा होगा, डाउट के बेसिस पर। तो जहां भी अरेस्ट करके रखी है, सपोज कर लीजिए ए नाम का कोई प्लेस है झारखंड में जहां गिरफ्तार करके रखी है, तो गिरफ्तारी के स्थान से और नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट का ऑफिस होगा, नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट का ऑफिस होगा, नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट का ऑफिस होगा, इस नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस तक जाने में जितना समय लगता है, उस समय को माइनस करके विद इन 24 आवर्स उसे प्रेजेंट करना होगा। यानी गिरफ्तार करके जहां पर प्रशासन ने उसे रखा है, गिरफ्तारी का जो प्लेस है, जो स्थान है गिरफ्तारी का, वहां से और नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस जाने में जितने समय लगते हैं, उस समय को माइनस करके 24 आवर्स से मतलब, जितना समय जाने में लगते हैं उसको माइनस करके 24 आवर्स से मतलब। तो 24 घंटे से मतलब आप समझ गए होंगे। यह भी बहाना नहीं चलेगा कि मान लीजिए झारखंड राज्य के किसी बिहार बॉर्डर कहीं पर है, गिरफ्तार किया गया झारखंड में, और बहुत दूर ले जाएं कि हमको जाने में इतना टाइम लगे, नहीं, नियरेस्ट, निकटतम जो है मजिस्ट्रेट का ऑफिस, वहां ले जाना है। तो अधिकतम लगेगा तो आधे घंटे, 1 घंटे, कुछ घंटे। आज ये नहीं कि बहाना कि हम 48 घंटे, 24 घंटे जाने में लगा। तो मैक्सिमम नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस जाने में जितना समय लगता है, उस समय को माइनस करके 24 से इस 24 आवर्स का मतलब है। इससे ज्यादा नॉर्मल लॉ के अंडर अगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है, तो डाउट के बेसिस पर इससे ज्यादा अरेस्ट नहीं। और माना कि मजिस्ट्रेट के ऑफिस में पुलिस ऑफिसर ने प्रेजेंट किया, उनके तरफ से, पुलिस के तरफ से जो भी एडवोकेट होंगे, वो जितने भी एविडेंसेस दिए, उसमें यह बात प्रूफ नहीं हो पाया, ठीक है, उसके क्रिमिनल, उसके टेररिस्ट अपराधी होने का। जब एविडेंस नहीं मिला, तो मजिस्ट्रेट विदाउट एविडेंस कोई पनिशमेंट देगा नहीं, यानी उस व्यक्ति को बाइज्जत फ्री कर दिया, मुक्त कर दिया, जबकि रियली एक बड़ा टेररिस्ट था। यानी हमारे समाज के लिए वो खतरा बनेगा, हमारे समाज की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। आए दिन बम विस्फोट, आए दिन हत्याएं हो रहे हैं। यानी ऐसे परिस्थिति में हमारे समाज की सुरक्षा संभव नहीं हो पाती। तो जब नॉर्मल लॉ के द्वारा, इसका मीनिंग हुआ कि जब नॉर्मल लॉ के द्वारा, सामान्य कानून के द्वारा किसी राज्य यानी झारखंड राज्य या अन्य राज्य या देश में सुरक्षा खतरे में पड़ती है, तो ऐसे परिस्थिति में कौन से लॉ की जरूरत होती है? प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, निवारक निरोध कानून। यानी ये एक ऐसा लॉ है जो किसी व्यक्ति को प्रशासन मात्र डाउट के बेसिस पर 3 मंथ्स अरेस्ट कर सकती है। कोई एविडेंस की जरूरत नहीं, कोई प्रमाण की जरूरत नहीं, सिर्फ संदेह के आधार पर, डाउट के आधार पर प्रशासन किसी व्यक्ति को 3 मंथ अरेस्ट कर सकती है। अब देखिए, माना कि 24 घंटे में प्रशासन नहीं समझ पाई, इन्वेस्टिगेशन जो किया, एविडेंस नहीं मिल पाए उसके टेररिस्ट होने का, उसके क्रिमिनल अपराधी होने का,
ठीक, 50 घंटे, 55, 60 घंटे में जानकारी मिला। ठीक, तो 45 घंटे, 30 घंटे जब भी जानकारी मिला, अब एविडेंस मिल गए, तो इस प्रकार से अब उनके साथ कार्रवाई होगा। सिर्फ डाउट के बेसिस पर कोई एविडेंस नहीं है, तब भी उनको फ्री होने का चांस नहीं। 3 महीना है और 3 महीना इन्वेस्टिगेशन करने का सफिशिएंट टाइम। अगर वास्तव में निर्दोष होगा तो बाइज्जत उसको छोड़ दिया जाएगा। अगर एविडेंसेस मिल गए, प्रमाण मिल गए उसके क्रिमिनल, उसके अपराधी होने का, तो समझ जाइए बस अब प्रशासन इनके साथ जो ट्रीट करेगी, एक टेररिस्ट, एक क्रिमिनल के रूप में जो कानूनी व्यवहार होता है उस रूप में। अर्थात कोई भी टेररिस्ट जो डाउट के बेसिस पर पकड़ा गया, कोई क्रिमिनल अपराधी जो संदेह के आधार पर पकड़ा गया, उसको बचने का चांस नहीं है। इस प्रकार से ये जेल में जाएंगे और हमारे समाज की सुरक्षा अब खतरे में नहीं पड़ेगी। तो अगर आपसे पूछा गया कि नॉर्मल लॉ हमारे देश समाज के लिए या नॉर्मल लॉ झारखंड के लिए काम कर रहा है, फिर भी झारखंड की सरकार क्यों झारखंड के लिए लाई प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, निवारक निरोध कानून क्यों लाई, तो आप बताइए इसकी प्रासंगिकता, इसकी रिलेवेंसी पर कि नॉर्मल लॉ के द्वारा, सामान्य कानून के द्वारा जब किसी राज्य क्षेत्र की, जब किसी अन्य क्षेत्र या पूरे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, तो वैसे परिस्थिति में भारत की सरकार या राज्य में एक समस्या है तो राज्य की सरकार प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ मेकिंग करती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ एक ऐसा लॉ है जो सिर्फ डाउट के बेसिस पर 3 मंथ अरेस्ट करने का व्यवस्था है और 3 मंथ सफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन जानकारी करने का मौका है। इसलिए वास्तव में कोई टेररिस्ट है, क्रिमिनल है, तो उसको बचने का चांस नहीं मिलता और इसलिए जेल जाएगा और समाज को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए हमारे समाज को सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा उपाय साबित होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। ठीक, तो नॉर्मल लॉ के कमियां जो हैं, जो डाउट के बेसिस पर 24 घंटे से ज्यादा अरेस्ट नहीं, विदाउट एविडेंस इससे ज्यादा नहीं, उस कमी को पूरा करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, जिससे हमारी समाज की सुरक्षा संभव होता है। ठीक है, इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है, यानी इसकी रिलेवेंसी, इसकी प्रासंगिकता पर जो क्वेश्चन होते हैं आपको इस तरह से जवाब देने। क्लियर? अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी बातें करते हैं। देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखिए, हमारे यहां देश में जो दल बदल कानून की व्यवस्था है, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये जो कानून है दल बदल, दल बदल निरोधक कानून, या दल बदल को रोकने का कानून, इंग्लिश में कहेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, सॉरी, यह है दल बदल कानून या दल बदल निरोधक कानून। एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल निरोधक कानून। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल निरोधक कानून जो होते हैं, जिस किसी हाउस का मेंबर है उसी हाउस के हेड को इस मामले में निर्णय लेने का पावर दिया गया है। माना कि लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई मेंबर है, विधानसभा का सदस्य है, कोई एमएलए है, तो इस मामले में निर्णय लेने का पावर किसको होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के स्पीकर को। अगर स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद का मेंबर है और डिफेक्शन का केस है, डिफेक्शन का मामला है, तो इस मामले में निर्णय लेने का पावर होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन, विधान परिषद के सभापति को। सेंटर में लोकसभा का मेंबर है कोई और डिफेक्शन दल बदल का केस है, तो निर्णय लेने का पावर स्पीकर को। मेंबर ऑफ राज्यसभा है, राज्यसभा का सदस्य है और डिफेक्शन दल बदल का केस है, इस मामले में निर्णय लेने का पावर किसको होगा? इन्हीं को होगा। किनको? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो इस प्रकार से जिस हाउस का कोई मेंबर है, दल बदल का मामला है, तो संबंधित सदन के
हेड अध्यक्ष को यह पावर होता है। ठीक, अब देखिए सपोज कर लीजिए लोकसभा का कोई मेंबर है और डिफेक्शन दल बदल का केस है, उसने निर्णय लिया डिफेक्शन दल बदल के केस में। कमीशन आपसे क्वेश्चन करेगा क्या डिफेक्शन दल बदल के मामले में, लोकसभा के किसी मेंबर के मामले में स्पीकर का निर्णय, लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम है? ध्यान दीजिएगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है। तो आप ये जवाब बिल्कुल मत दीजिएगा कि स्पीकर लोकसभा का ऑल इन ऑल है, सर्वे सर्वा है। लोकसभा की कार्रवाई नियंत्रण उसी के दिशा निर्देश में होती है। कोई भी मेंबर अगर इंडिसिप्लिन पाया गया किसी मेंबर में, लोकसभा की बैठक मर्यादा का वायोलेशन उल्लंघन करता है, तो स्पीकर को पावर है उन्हें पनिशमेंट देने का। इंडिसिप्लिन पाया जाता है तो अनेक तरह से निर्णय उनके बारे में लेगा, उनकी सदस्यता को भी सस्पेंड कर सकता है इत्यादि। अनेक शक्तियां हैं स्पीकर को। इस आधार पर आप बोल देते हैं स्पीकर का लिया गया निर्णय डिफेक्शन के मामले में अंतिम है, फाइनल है, बट ऐसा नहीं है। एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट में और यह केस था इस प्रकार से, केस दल बदल के मामले में जो दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में गया था वो इस प्रकार से यह था कि हो तो, यह केस था कि हो तो होलोहान, कि हो तो होलोहान बनाम जांचिहिलू। तो यह केस था कि हो तो होलोहान बनाम जांचिहिलू। 1992 का केस है, सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कि हो तो होलोहान बनाम जांचिहिलू केस में अपने निर्णय में दिया कि जिस तरह से कोई भी ट्रिब्यूनल, जिस तरह से कोई भी प्राधिकरण, जिस तरह से कोई भी प्राधिकरण, कोई भी ट्रिब्यूनल अपने निर्णय देते हैं तो उनका दिया गया निर्णय अंतिम नहीं होता है, समीक्षाधीन होता है। किसी भी ट्रिब्यूनल प्राधिकरण के दिए गए निर्णय को समीक्षा करती है न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, अंतिम नहीं है। उसी प्रकार से जब लोकसभा का स्पीकर, हाउस का हेड निर्णय ले रहा होता है तो उस समय एक ट्रिब्यूनल एक प्राधिकरण के समान होता है। और जिस तरह से किसी प्राधिकरण के दिए गए निर्णय अंतिम नहीं है, समीक्षाधीन है, रिव्यू समीक्षा न्यायपालिका करेगी, सुप्रीम कोर्ट करती है, उसी प्रकार से स्पीकर के लिए गए निर्णय जब निर्णय ले रहे होते हैं तो एक ट्रिब्यूनल एक प्राधिकरण के समान है, उनकी हैसियत है प्राधिकरण की, ट्रिब्यूनल की। इसलिए उनके निर्णय डिफेक्शन दल बदल के मामले में लिए गए निर्णय अंतिम नहीं, फाइनल नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय उस पर समीक्षा करेगी। सर्वोच्च न्यायालय के अंडर सुपरविजन आता है, जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है, न्यायिक समीक्षा के अंदर आता है। यानी स्पीकर का लिया गया निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के समीक्षाधीन है। सर्वोच्च न्यायालय सभी प्राधिकरणों के जैसे स्पीकर भी जो निर्णय लेंगे डिफेक्शन के दल बदल के केस में, उसमें सर्वोच्च न्यायालय रिव्यू करेगा, समीक्षा करेगा और न्याय निर्णय जो समझेगा वो देगा। यानी सर्वोच्च न्यायालय का लिया गया निर्णय इस डिफेक्शन दल बदल के मामले में अंतिम होगा। स्पीकर का लिया गया निर्णय फाइनल अंतिम नहीं होगा। क्लियर? तो ये आपको जवाब देना है। जनरली आप लोग बोल देते हैं चूंकि स्पीकर है और हाउस का हेड है तो उसका लिया गया निर्णय अंतिम है, वही मान्य होगा। ऐसा जवाब नहीं देना। और ये सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आ चुके हैं। आपने देखा किस केस में ये आप एविडेंस प्रमाण दे सकते हैं, इस प्रकार से आपके जवाब होंगे। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इस तरह से विभिन्न मामलों में आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा कुछ और मुद्दे पर भी बातें कर लें। ये कुछ और मुद्दे इस प्रकार से देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल है और ये आर्टिकल है 44। इसमें व्यवस्था दिया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। फॉर द सिटीजन,
नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। एक समान सिविल संहिता। इस पर थोड़ा बातें कर ले। माना कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय दंड संहिता जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, संविधान में ऐसी व्यवस्था होने का इसकी रिलेवेंसी, इसकी प्रासंगिकता क्या है? ठीक है, आपके राज्य के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया, झारखंड में, या जनरली पूछा गया ऑल ओवर इंडिया के लिए, तो क्या इसकी रिलेवेंसी है, क्या प्रासंगिकता है? दरअसल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर ने इस बात पर, इस मुद्दे पर विचार किया कि अगर अलग अलग भारत के नागरिकों के लिए अलग अलग रिलीजन बेसिस पर लॉ होंगे तो भारतीय नागरिकों में सामंजस्य, सौहार्द नहीं होगा, कम्युनल हार्मोनी, सांप्रदायिक सौहार्द नहीं होगा, और भारत के नागरिक धार्मिक आधार पर आपस में लड़ेंगे। जब ऐसा होगा तो कम्युनल हार्मोनी की धज्जियां उड़ जाएंगी और भारत में यूनिटी, एकता नहीं होगा, बिखराव होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंडर आर्टिकल 44 ये व्यवस्था दी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, अर्थात भारत के सभी नागरिकों के लिए एक कानून होगा। ये डायरेक्टिव दिए भारत की सरकार को कि अंडर आर्टिकल 44 में जो व्यवस्था है, आप कानून बनाकर भारत के नागरिकों के लिए व्यवस्था दिए, यानी सभी नागरिकों को, कोई किसी भी रिलीजन का है, कानून एक होना चाहिए, अलग अलग नहीं। ठीक है, लेकिन आज देखिए, आज तक हमारे देश की सरकारों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता की व्यवस्था हमारी सरकारों ने आज तक नहीं दिया। आज भी आप देखते होंगे मुस्लिम मैरिज लॉ अलग लॉ है, हिंदू मैरिज लॉ अलग है। हिंदू मैरिज लॉ में व्यवस्था है कि एक हिंदू पुरुष एक ही शादी करेगा। एक हिंदू पुरुष अगर एक से ज्यादा शादी करता है, एक से ज्यादा पत्नियां रखता है, गैर कानूनी है, पनिशेबल है, उन्हें दंड देगी न्यायपालिका। लेकिन मुस्लिम धर्म का कोई व्यक्ति है, उसके लिए व्यवस्था है एक मुस्लिम पुरुष कितनी शादियां कर सकता है? 4 शादी। आप जरा बताइए, ये हमारे समाज का टकराव का कारण बनेगा कि नहीं? मुस्लिम धर्म का कोई व्यक्ति है, वो भी भारत का नागरिक है, हिंदू धर्म का कोई है, वो भी भारत का नागरिक है, दोनों भारत के ही नागरिक हैं, एक के लिए अलग कानून, दूसरे के लिए अलग। तो ये डिफरेंट अलग अलग कानूनी जो व्यवस्था है, ये नफरत पैदा करता है, और यही नफरत टकराव कराते हैं, यानी कम्युनल हार्मोनी नहीं हो पाता, सांप्रदायिक सौहार्द न होने का कारण है, ये नफरत का दीवार बनाता है, टकराव होता है। और यही कारण है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड न किया जाना। आज तक ये सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड व्यवस्था न दिया जाना ही असम का दंगा हुआ। यही न होना ही उत्तर प्रदेश सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा दंगा, बहुत बड़ा राइट। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ा दंगा, बहुत बड़ा राइट। बिहार में, झारखंड में, भारत के अनेक राज्यों में ये होने के चांसेस होते हैं। उसका कारण क्या है? आज तक जो सरकारें हमारे यहां आई हैं कंट्री में, उन्होंने अंडर आर्टिकल 44, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आर्टिकल 44, अनुच्छेद 44 विदेशक तत्व जो है, इसमें डायरेक्टिव दिया गया कि भारत की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता भारत के नागरिकों के लिए कर देगी, लेकिन आज तक नहीं किए, जिसके वजह से कम्युनल हार्मनी, सांप्रदायिक सौहार्द नहीं, और ये डिफरेंट लॉ, कानून होने से टकराव पैदा होते हैं। और यही टकराव भारतीय नागरिकों में एकता के लिए प्रहार होते हैं, एकता खंडित होते हैं, हम एक दूसरे को नफरत की निगाह से देखते हैं, टकराव होता है। तो ये आपको जवाब देना है, आपको बताना है कि भारतीय संविधान में अंडर आर्टिकल 44 जो ये व्यवस्था यूनिफॉर्म सिविल कोड है, हमारे भारतीय समाज के लिए बहुत ही प्रासंगिक, बड़ा रिलेवेंट व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन में है, और ये कर देना चाहिए। आज तक सरकारों ने नहीं किया, न करने से हमारे देश, हमारे समाज को काफी नुकसान, आज तक बहुत क्षति हुआ,
ये व्यवस्था न देने से ये नफरत का जड़ है, टकराव पैदा करता है। न होने से, ये न होने से टकराव होता है। अब समझ गए, कम्युनल हार्मोनी न होना, सांप्रदायिक सौहार्द न होना, ये कारण बनता है। समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से आपके साक्षात्कार, आपके इंटरव्यू, जो झारखंड टीचर्स का इंटरव्यू, बहुत जल्दी ही आपको डेट, सब कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा ही, जो देंगे आप, उनमें इस तरह के मुद्दे पर आपको ध्यान देना है। बट जोहार आईएएस जो मॉक इंटरव्यू व्यवस्था करेगा, उसमें अनेक तरह से आपको अपने को सुधारने का मौका मिलेगा। आपके व्यक्तित्व में भी हम सभी टीम के जो लोग होंगे निखार लाने का प्रयास करेंगे। आप सभी जानते होंगे झारखंड आईएएस, जोहार आईएएस एक ऐसा मंच है जो अनुभवी शिक्षक ही इससे जुड़े हैं। हर एंगल से साक्षात्कार में आपको क्या क्या जरूरत है, किस किस एंगल से आपके लिए सुधार होना चाहिए, पूरी तरह से एक निखरा हुआ आपकी पर्सनालिटी हो, एक ऑफिसर की पूरी तरह से फीचर लक्षण आप में हो, क्वालिटी हो, ये सभी कुछ मॉक के भी द्वारा हम सुधारने का प्रयास करेंगे। और आपको ध्यान देना है, शुरू में भी बताया, अभी भी बता दूं कि साक्षात्कार इंटरव्यू एक पर्सनालिटी का टेस्ट होता है, जो सिर्फ नॉलेज नहीं, ऐसा भी नहीं कि नॉलेज का टेस्ट नहीं, मैं बोल रहा हूं सिर्फ नॉलेज नहीं, नॉलेज तो इंक्लूड होगा, उसका तो टेस्ट होगा ही, लेकिन समग्र व्यक्तित्व, कंप्लीट आपके पर्सनालिटी का भी इसमें टेस्ट होता है। उन सभी में सुधार की जरूरत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसमें खरे उतरेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। ईश्वर से कामना भी करता हूं इस मन से जुड़े आप एग्जामिनी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में मैक्सिमम सफलता, आप सभी सफल हो। इसी कामना के साथ आज का जो मेरा साक्षात्कार क्लास था, इस वीडियो के द्वारा कुछ सीखने का अनुभव आप करेंगे। इसी के साथ मैं डॉक्टर एस.एल. सिंह आपसे विदा लेना चाहूंगा इस मंच से। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।